आज हम लोग जो विद्युत चुम्बकीय तरंग हम लोग का जो अध्याय 8 है भौतिकी में 12वां का, उसमें हम लोग देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था विस्थापन धारा और उस पर जो आधारित एक जो 8.1 एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल था उसको भी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बनाया। और मैक्सवेल के समीकरण को भी हम लोगों ने चारों को लिखा। उसमें देखा कि मैक्सवेल ने किस समीकरण के आधार पर इस विद्युत चुम्बकीय तरंग के उत्पादन का जो है फार्मूला दिया, किस तरह का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। तो मैक्सवेल का कहना था कि जो मैक्सवेल के अनुसार जब तुमको लंबवत चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र जो समय के साथ परिवर्तन होता हो, जिसमें वह विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। तो मैक्सवेल के अनुसार लंबवत चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र, लंबवत चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र जो समय के साथ परिवर्तनशील है, समय के साथ परिवर्तनशील हो अपनी लंबवत दिशा में विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। तो ये तुम्हारा होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्पादन के लिए क्या करना है। एक लंबवत जो है तुमको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तुमको हो, तो वह क्या करेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्पादन होगा। तो यह जो तुमको है वो जो कि मैक्सवेल के अपने समीकरण के आधार पर उन्होंने इसको मैथमेटिकली इसको अचीव किया। अब है कि कोई आवेश है, तो आवेश से क्या होता है। हम लोग जो पहला अध्याय में पढ़े, आवेश एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई आवेश है तो यहाँ पर इसका 1/4 Q/r² एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद के अध्याय में हमने पढ़ा कि आवेश अगर गतिशील हो, जिसको धारा कहते हैं हम लोग, अगर आवेश गतिशील हो तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऐसा तुमने कहा, जो कि हम लोग पढ़ते थे। जो कि ये तुमको जो है कूलम का नियम से जिसको पता निकालते थे हम लोग, या गॉस का नियम से विद्युत क्षेत्र का वैल्यू निकालते थे। और इसमें तुमको जो आवेश जब गतिशील होता तो जो विद्युत धारा होता है उसके कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, जिसमें बायट-सेवर्ट का नियम और एम्पियर के नियम से हम लोग इसको बी का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसको समय के साथ परिवर्तित भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और एक और बात जो हमने नोटिस किया कि जो समय के साथ परिवर्तनशील विद्युतीय क्षेत्र होता है वह जाहिर है कि क्या कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, जो कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से में हमने देखा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और अभी हमने विस्थापन धारा में देखा कि जो कि तुमको है, इसमें जो तुमको है विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर तुमको किसको उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता, दोनों एक दूसरे को उत्पन्न करता है। अर्थात अगर यह विद्युत क्षेत्र में अगर परिवर्तन होता रहे समय के साथ तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, और चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न परिवर्तन होगा तो यह विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इस प्रकार से इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा का आदान प्रदान होते रहेगा वह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होगा, उत्सर्जित होगी। तो निष्कर्ष यही हुआ कि अगर हमको ये जो विद्युत क्षेत्र है अगर समय के साथ परिवर्तित हो तो वह चुंबकीय क्षेत्र स्वयं उत्पन्न कर देगा और हमको क्या मिल जाएगा, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन हो जाएगा। तो आवेश अगर गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र तो मिलेगा, बट वह चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समय के साथ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। तो दूसरे शब्द में यह कहें कि चुंबकीय क्षेत्र को अगर समय के साथ परिवर्तित कर दें तो आवेशित कण को अगर त्वरण दे दिया जाए तो ये जो सारे कंडीशन है वो फुलफिल हो जाते हैं। अर्थात एक आवेशित कण अगर तुमको किसी क्षेत्र में
त्वरित हो तो उससे विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उससे लंबवत दिशा में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि फलस्वरूप क्या उत्पन्न कर देगा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तुम्हारा है कि लंबवत विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का बहुत ही आसान तरीका क्या मैंने बताया, आवेशित कण, त्वरित आवेशित कण, आवेशित कण जिसे त्वरण होता है, वह समय के साथ परिवर्तनशील लंबवत विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लंबवत विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये तुमको उत्पन्न करता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन होता है, तरंग का उत्पादन होता है। तो अब दिक्कत इस बात की है कि ये जो आवेश का जो कि होगा, आवेश जो कि यहाँ पर त्वरित होगा, और आवेश के जो कि तुमको जिस आवृत्ति से क्या करेगा, यहाँ पर दोलन करेगा, उतनी ही आवृत्ति का विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगा। तो ये जब किसी क्षेत्र में आवेशित कण दोलन करता है तो उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति दोलन की आवेश के दोलन की आवृत्ति के बराबर होती है। तो ये तुमको है, इसमें अगर कोई आवेशित कण अगर दोलन कर रहा है तो उससे विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगा, और जो आवेशित कण तुमको एलसी दोलन में भी, एलसी दोलन जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, एलसी दोलन में आवेश दोलन करता है, इससे विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन किया जा सकता है, इससे विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये जो तुम्हारा सिद्धांत हुआ, इसके आधार पर मैक्सवेल के सिद्धांत के आधार पर, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत के आधार पर, विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत के आधार पर हर्ट्ज ने, हेनरिच हर्ट्ज कहते हैं जो वैज्ञानिक जिसके सम्मान में हम लोग आवृत्ति का मात्रक पढ़ते हैं, हर्ट्ज ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन किया। प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन किया। तो ये तुमको सबसे पहले उन्होंने बनाया, जिसे बाद के वर्षों में मार्कोनी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजकर, एक स्थान से
दूसरे स्थान तक विद्युत चुम्बकीय तरंग को प्रेषित कर, विद्युत चुम्बकीय तरंग को प्रेषित कर, भेज कर मतलब प्रेषित कर आधुनिक संचार व्यवस्था की नींव रखी। आधुनिक संचार व्यवस्था जो कि हम लोग आज देखते हैं, संचार व्यवस्था की नींव रखी। जो हम लोग आज का जो देखते हैं कि तुम्हारा जो सबसे पहले मार्कोनी विद्युत चुम्बकीय तरंग के आधार पर ही आज हमारा जितना कम्युनिकेशन सिस्टम है, टीवी, मोबाइल, रेडियो, जो कि हमारा सबसे जो जिस पर हम लोग बेस्ड हैं, जो कि संचार का साधन है, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, उसका जो है तुमको मैक्सवेल ने जो विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत दिया, उसके आधार पर हर्ट्ज ने सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्पादन किया और उस विद्युत चुम्बकीय तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में मार्कोनी ने सबसे पहले, मार्कोनी का नाम सुना होगा जो रेडियो का आविष्कारक के रूप में नाम आता है, तो इन्होंने सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत चुम्बकीय तरंग को भेजा, जिससे कि तुमको आज का जो संचार व्यवस्था है, जिसमें कि उसी का जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ता गया और उसके बाद जैसे कि रेडियो से आया, फिर दोनों तरफ से बातचीत का आ गया, टेलीफोन आ गया, फिर टीवी आ गया, जो कि मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग में तुमको दृश्य प्रकाश को भेजा जा सका और इस प्रकार से अलग अलग तुमको परिवर्तन आते गया। उसके बाद जो है तुमको अब तो तुमको उसके बाद जो है तुमको मोबाइल आ गया, जो कहीं भी रहें तो कम्युनिकेट करने लगे और इस तरह से आज की जो संचार व्यवस्था जिससे परिचित है वो इंटरनेट है। ये सारी व्यवस्थाएं का जो जन्म है ये तुमको इसी खोज से रिलेटेड है। जो मैक्सवेल के ने जो कि तुमको सिद्धांत दिया, उससे हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग अभी बनाते हैं, जो कि हमारा मोबाइल से हमारा टावर को रिलेट करते हैं, टावर से यहाँ तक आता है। तो ये जो सारे जो कि कम्युनिकेशन के जो सिस्टम आज के हैं, जितने भी संचार के साधन आज बने हुए हैं, सब इसी व्यवस्था से उत्पन्न हुआ है। तो इसका क्या था कि एक था कि तुमको जबकि लंबवत, अगर तुमको कोई त्वरित आवेशित कण को त्वरण होगा तो लंबवत विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र वह उत्पन्न करता है और यह लंबवत विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न कर देगा, यह तुमको लंबवत विद्युतीय एवं चुंबकीय तरंग जो है तुमको यह लंबवत विद्युत और समय के साथ जो परिवर्तनशील चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र है वह विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन करता है। और यह विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है तुमको जो कि उत्पादन होगा, जो कि हम लोग ने क्या कहा कि इसका जो उत्पादन होगा, जिसको कि सबसे पहले प्रयोग करके हर्ट्ज ने सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया। और तुम्हारे किताब में से एक जिक्र किया हुआ है जिसमें तुम्हारा रहा जगदीश चंद्र बसु का भी इसमें कुछ बाद में के वर्षों में कुछ योगदान रहा, जिन्होंने आवृत्ति को बढ़ाने में भी कुछ सफलता प्राप्त की तरंग की। और मुख्यतः उसके बाद जो है मार्कोनी ने इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजकर सबसे पहले रेडियो के खोज का तुमको एक रास्ता तय किया और जिसके आधार पर आज की आधुनिक संचार व्यवस्था जिसमें कि सारी व्यवस्थाएं है वो आज इसी सिद्धांत पर आज चलती है। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका स्रोत हो गया, कैसे कैसे इसका उत्पादन हुआ। अब है विद्युत चुम्बकीय तरंग जो उत्पादन होता है उसकी प्रकृति क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है तुमको यह जो उत्पादन होता है यह लंबवत चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का इंग्लिश होता है ट्रांसवर्स वेव, जो विवर्तन एवं जो विवर्तन ध्रुवन का गुण प्रदर्शित करती है। ध्रुवन का जहां तक है, ध्रुवन तुमको ये जो ध्रुवन होता है जिसको पोलराइजेशन कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्घ्य तरंग नहीं देता है, अनुदैर्घ्य तरंग प्रदर्शित नहीं करता, अनुप्रस्थ तरंग प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे जो ध्वनि तरंग है वह अनुदैर्घ्य तरंग है, तो वह जो पोलराइजेशन है ध्रुवन का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। और इसीलिए प्रकाश क्या है तुमको एक अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में इसको अनुप्रस्थ तरंग माना गया है। अनुप्रस्थ तरंग हो गया तुमको जो कि ट्रांसवर्स वेव इसका इंग्लिश होता है, ट्रांसवर्स वेव। तो ये तुमको ट्रांसवर्स वेव है।
प्रकाश, यह तुमको प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत E क्रॉस B, इसको सदिश गुणन E क्रॉस B के अनुदिश गमन करती है, के अनुदिश गमन करती है। कौन दिशा में जाएगी ये? E क्रॉस B के अनुदिश गमन करती है। E क्रॉस B के अनुदिश ये क्या करेगी? गमन करती है, ये लंबवत दिशा में गमन करती है, मतलब E क्रॉस B लंबवत दिशा में है, इसलिए इसको क्या माना गया है? ये तुमको, इसलिए इसे अनुप्रस्थ तरंग माना जाता है, इसलिए इसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जा सकता है, इसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। तो पहले माना जाता था कि ये तुमको एक माध्यम के द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन अब एक निर्वात में भी ये उत्पन्न, आप विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करा सकते हैं समय के साथ, और उसमें भी ये उत्पन्न होता है, इसकी किसी माध्यम की इसमें जरूरत नहीं है। एक E क्रॉस B की दिशा में ये गमन करेगा। दूसरा है तुमको, अगर इसका देखो, जैसे तुमको आयाम वगैरह में इसका रिलेशन है, लंबवत है, तो अगर तुमको एक चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र EY ले लें, E मतलब कि E तुम्हारा चल जाएगा, EY ले लें, एक तो तुमको Z में ले लेते हैं, तो X दिशा में तुम्हारा तरंग गमन करेगा। EZ बराबर हो गया तुमको विद्युत क्षेत्र का E0 साइन KX माइनस ओमेगा T, ऐसा एक विद्युत क्षेत्र हो गया। ये हो गया विद्युत क्षेत्र Y दिशा में विद्युत क्षेत्र, और Z दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, ये है Z चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका जो अवयव होगा ये B0, इसकी जो आयाम हो गई साइन KX माइनस ओमेगा T। तो J क्रॉस K मतलब ये Y क्रॉस तुम्हारा क्या होगा Z, तो ये X दिशा में तरंग जाएगी, X दिशा में तरंग गमन करेगा KX माइनस ओमेगा T, जहां ओमेगा बराबर, जहां E0 बराबर हो गया विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम, कॉमा B0 बराबर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। और इसमें संबंध होता है, जिस संबंध को हम लोग प्रूव नहीं कर रहे हैं, E0 बराबर CB0, ये तुमको याद रखेगा, ये संबंध है तुमको, जिसको प्रूविंग इस किताब के दायरे से बाहर है, और तुमको ये एक संबंध है जिसका यूज हम लोग करेंगे। E0 जो कि आयाम होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है B0 और विद्युतीय क्षेत्र का आयाम E0, उसके बीच में एक संबंध होगा C हो गया, जहां पे C बराबर विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग निर्वात में, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, जो प्रकाश का वेग पहले से भी जानता होगा, सुना होगा, जो कि कितना होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तुमको इसमें एक संबंध है, तो ये तुम्हारा इसका मान निकाल के भी अगले में दिखाएंगे। और दूसरा है तो होता है तुमको इसमें जो कि K है, K को हम लोग कहते हैं तरंग संख्या। तरंग संख्या K इस सूत्र में आया है, तरंग संख्या K बराबर होता है ओमेगा बटे भी, ओमेगा बटे भी मतलब भी हो गया तुमको तरंग की चाल, ओमेगा बटे भी हो गया तरंग की चाल, तरंग की चाल, जिसको C भी कर रहे हैं हम लोग, भी या C। और ये होगा तुमको कोणीय आवृत्ति, इसको कहते हैं हम लोग कोणीय आवृत्ति। तो इसका जो मान होता है कोणीय आवृत्ति, तो इसको K को हम लिख सकते हैं K बराबर, तो 2 पाई, इसको क्या लिखते हैं, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई गुना आवृत्ति लिखते हैं इसको, ये आवृत्ति है, आवृत्ति। और वेग का क्या होता है, जो पढ़ते ही 9th क्लास से ही सूत्र पढ़ता होगा, वेग बराबर, तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो ये हो गया आवृत्ति है ये, और ये है तरंग दैर्घ्य। वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो 2 पाई तो तुम्हारा कट गया, तो 2 पाई बाय लेमडा। तो इसमें बहुत सा सूत्र आ गया तुम्हारा, तरंग का वेग v बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य हो गया, उससे हम लोग 2 पाई बाय लेमडा K का मान निकाल सके। तो तरंग संख्या का मान आ गया 2 पाई बाय लेमडा हो गया, या ओमेगा बाय भी हो गया।
और ये तुम्हारा क्या होगा, ओमेगा का मान 2 पाई इंटू ओमेगा कोणीय आवृत्ति कहेंगे। भी हो गया तरंग की चाल, जिसको हम लोग सी भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो उतना बराबर क्या हो गया, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो इस प्रकार से क्या निकल गया, तुम लोग इसका मान निकाला, इसका मान निकाल लेंगे हम लोग। तो ये तुम्हारा हो गया। तो इसका ये, और ये तुमको ई क्रॉस बी के दिशा में, मतलब ये किस दिशा में गमन करेगा, तरंग ई क्रॉस बी के अनुदिश अर्थात एक्स दिशा में गमन करती है। तो यहां भी लिख देते हैं, तरंग ई क्रॉस बी अर्थात एक्स दिशा में गमन करती है, एक्स दिशा में गमन करती है। यहाँ पर ये जो तरंग है तुमको एक्स दिशा में जाएगी, ये तुमको ई क्रॉस बी मतलब जे क्रॉस के उसके दिशा में ये गमन करेगी। तो ई नॉट बराबर क्या होगा, सी बी नॉट, और तुमको यहाँ पर हो गया तुमको उसका जो आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, ये सब तुमको इसका सूत्र हो गया। चलो अब है तुम्हारा प्रकृति में तीसरा नंबर लिखते हैं। अभी तक जो तुमको क्या बताया कि यह तुमको एक अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है जो कि लंबवत जो चुंबकीय और क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गमन करती है, और यह ध्रुवन का गुण प्रदर्शित करती है, और इसलिए यह क्या है, तुमको निश्चित रूपेण से एक अनुप्रस्थ तरंग ही है। अनुदैर्घ्य तरंग कभी भी ध्रुवन का गुण प्रदर्शित, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रख सकते हो, ये पूछेगा ध्रुवन, उसका आंसर होगा कि अनुप्रस्थ तरंग जो है तुमको प्रकाश वगैरह ध्रुवन प्रदर्शित करेगी, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग ध्रुवन प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने का गुण हुआ ये। और तुमको इसमें ई नॉट बराबर सी बी नॉट लिखे, और ये तुम्हारा हो गया। और दूसरा हो गया तुमको तीसरा प्रकृति इसका लिख सकते हो, जो कि इससे जुड़ा हुआ तरंग की जो चाल है किसी भी माध्यम में, तरंग की चाल उस माध्यम के जो तुमको है चुंबकशीलता एवं विद्युतशीलता पर निर्भर करती है। तीसरा नंबर, किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग उसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन एवं चुंबकशीलता जिसको म्यू कहते हैं पर निर्भर करती है। तो C बराबर होता है, सूत्र होता है 1/√अंडर म्यू इंटू, अगर निर्वात है तो म्यू नॉट ही लिख देते हैं, और इंटू अगर कोई दूसरा माध्यम होगा तो उसका म्यू और एप्सिलॉन होगा। और निर्वात में तरंग का वेग हो गया, ये हो गया तुमको निर्वात में तरंग का वेग। तो ये तुमको निर्वात में तरंग का वेग के लिए ये हो गया तुमको म्यू नॉट हो गया, जो कि निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता हो गई। म्यू नॉट बराबर निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात का हो गया। अब जिस माध्यम में जैसे कि पानी है तो पानी का चुंबकशीलता दोगे यहाँ, चुंबकशीलता जिसका मान याद ही होगा 4 पाई गुना 10⁻⁻⁷ SI मात्रक में। और एप्सिलॉन नॉट क्या होगा तुम्हारा, निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान होता है 8.85 गुना 10⁻12 SI मात्रक में। तुम्हारा ये हो गया। तो इसका अगर मान रखेंगे यहाँ पर से, या तो तुमको याद होगा, अगर इसका C का मान निकालना चाहते होगे तो 1/4 एप्सिलॉन का वैल्यू तो याद किया होगा 9 गुना 10⁻9, इसी को रख दो 9 गुना 10⁻9, इससे किसका मान निकाल लो, इससे एप्सिलॉन का मान निकाल लो। तो एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा तो 1/4 पाई गुना 9 गुना 10⁻9, इसका मान एप्सिलॉन का रख सकते हो। और म्यू का वैल्यू पता है ही, तो इसको डालो इसमें, देखो तो C बराबर आ जाएगा 1/√अंडर, म्यू का वैल्यू तो जो रखते हैं उसको रख दो डायरेक्ट, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू कितना आ गया, एप्सिलॉन का वैल्यू आ गया तुम्हारा 1/4 पाई गुना 9 गुना 10⁻9। तो 4 पाई तो कट गया, तो ये चला जाएगा 9 गुना 10⁻9 ऊपर चला गया, तो रूट अंडर ये क्या होगा तुमको 9 गुना 10⁻9 बटे 10⁻⁷। तो ये भी तुमको क्या होगा, रूट अंडर
9 गुना 9 और 7 कितना होगा, पावर जुड़ जाएगा, 9 गुना 10 पावर 7, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 10 पावर 16 का 10 पावर 8 हो गया। तो तुम्हारा क्या हो गया, 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड किसका वेग आ गया, ये तुमको निर्वात में प्रकाश का वेग या प्रकाश का या विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग का ये सूत्र आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा इसका सूत्र आ गया। अब है तुमको इसके बाद जो तुम्हारा है कि इसमें निर्वात में इसका वेग का सूत्र आ गया तुमको। इसके बाद है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है तुमको, यह तुमको ऊर्जा गमन, इसके पास ऊर्जा होता है जो कि तुमको इसके पास एक संवेग भी है और ऊर्जा भी होती है इसका। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग ऊर्जा एवं संवेग का वाहक होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो दूसरा है कि तुमको यह ऊर्जा एवं संवेग का वाहक होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग, चौथा नंबर लिख देते हैं इसका गुण, विद्युत चुम्बकीय तरंग ऊर्जा एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग ऊर्जा, विद्युत चुम्बकीय तरंग ऊर्जा एवं संवेग रखता है, मतलब इसका ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा का जो मान होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा, चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा E बराबर होता है H गुना न्यू आवृत्ति, और न्यू का मान क्या हो गया, hc बाय लेमडा, ऐसा कह सकते हैं इसको, hc बाय लेमडा, जहाँ लेमडा होगा तरंग दैर्घ्य और न्यू हो गया आवृत्ति। और H का मान होता है H बराबर प्लैंक नियतांक कहते हैं इसको, प्लैंक नियतांक, जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, इसका मान हो गया। तो H का मान हो गया तुम्हारा। और अब है तुमको इसके बाद जो तुम्हारा है इसका जो संवेग होता है, संवेग P बराबर ऊर्जा बटे C, ऊर्जा बटे वेग, मतलब E बटे C। C जहाँ पर क्या हो गया, C का मान हो गया 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये C बराबर हो गया 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ये हो गया विकिरण की ऊर्जा, ये हो गई विकिरण की ऊर्जा हो गई, या विद्युत चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा। जो प्रकाश रहता है तो उसको विकिरण कह देते हैं, या विद्युत तरंग की ऊर्जा। तो इससे तुमको क्या कर सकते हैं, इससे संवेग का मान करते हो, और संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, बल भी कहते हैं, और बल बटे क्षेत्रफल क्या जाता है, दाब होता है। अर्थात यह जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है वह हम पर दाब भी आरोपित करती है, बल भी हम पर लगाती है, लेकिन इसका मान बहुत कम होता है, इसलिए हमको पता नहीं चल पाता है। तो जैसे संवेग में परिवर्तन की दर जो होगी वो बल के बराबर होता है, और बल बटे क्षेत्रफल दाब होता है। अर्थात यह क्या उत्पन्न करती है, हमारे शरीर पर दाब भी उत्पन्न करती है। जब प्रकाश वगैरह पड़ता है तो अब दाब उत्पन्न होता है, लेकिन वह दाब का मान बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चल पाता है। तो ये तुम्हारा था इससे जुड़ा हुआ जो कि तुम्हारा इसमें गुण है, जिसका गुण लगभग हम लोगों ने 4 पॉइंट में इसमें शामिल किया। और तुमको और भी विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण के बारे में हम लोग आगे जो कि तुमको है, जो कि सेकंड वॉल्यूम में बुक में आएगा, जब हम लोग प्रकाश को समाप्त करेंगे, प्रकाश के बारे में तो पढ़ेंगे ही, प्रकाश के बारे में जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो उसके बाद आने वाले चैप्टर्स में भी हम लोग और भी इसके गुण के बारे में अब इसका अध्ययन करते रहेंगे, जो जिसमें कैसे एक दूसरे जगह से दूसरे जगह संचार करते हैं, बहुत सा गुण जो उनको आगे जो सेकेंड वॉल्यूम बुक है उसमें भी हम लोग इसमें काफ़ी जानकारी प्राप्त धीरे धीरे करेंगे। और इस अध्याय में भी हम लोग कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंग के नाम भी पढ़ेंगे, और कुछ एनसीईआरटी में उदाहरण दिए हुए हैं, तो उस एनसीईआरटी में दिए गए उदाहरण को भी हम लोग इसमें डील कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में दिए गए उदाहरण है, तुमको शायद 4 उदाहरण इसके बाद दिए हुए हैं, तो 4 उदाहरण हैं, तो उसको हम लोग डील कर लेते हैं इसमें, इस लेक्चर में। एनसीईआरटी उदाहरण 8.2 इसमें एक दिया हुआ है तुमको, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका कि विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है। कितना मान दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र का? 25, तो आवृत्ति हुआ, उसका जो है तुमको ई नॉट बराबर दिया हुआ है, उसका ई बराबर है या ई नॉट बराबर?
ई बराबर दिया चुंबक बराबर 6.3J, 6.3J इसका हो गया, दिशा हो गया, और इसका मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर में है ये जो ऐसा ही मात्रक है। तो इसके द्वारा चाहता है कि तुमको इसमें चुंबकीय क्षेत्र का कितना मान होगा वह पता करना है। ई नॉट है तुम्हारा दिया हुआ, ये जो है तुमको किस दिशा में जा रही है, ये वाई दिशा में जा रही है। तो हम लोग का जो सूत्र होता है ई नॉट बराबर क्या होता है, सी बी नॉट। ई नॉट बराबर, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए इसको, तो ई नॉट बराबर सी बी नॉट जो सूत्र होता है अभी जो हम लोग बताए, तो उससे हम लोग बी नॉट का मान निकाल सकते हैं। तो बी नॉट बराबर क्या होगा, ई नॉट बाय सी। ई नॉट का मान कितना है तुमको 6.3, जो कि दिशा में वाई दिशा बता रहा है, अब बटे तुमको 3 गुना 10 पावर 8, ये तुमको हो गया वोल्ट प्रति मीटर, और ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया तुमको आ गया 2.1 गुना 10 पावर -8, ये टेस्ला आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। और जहां तक की रहा, ये तुमको जे दिशा में जा रही है और तरंग एक्स दिशा में जा रही है, तो ई क्रॉस बी जो होना चाहिए, ई क्रॉस बी की दिशा विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा एक्स में होनी चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा एक्स के अनुदिश होनी चाहिए, अनुदिश होनी चाहिए। तो ये तुम्हारा ई क्रॉस बी की दिशा, तो ई क्रॉस बी, तो ई की दिशा क्या हो गई, तो ई किधर रहेगा ये देखना है। अब ई तुम्हारा तो वाई दिशा में दिया ही वही है, और जो अंगूठा घूमना चाहिए किधर की, तो जो हथे जो राइट हैंड थंब रूल तो हम अक्सर बताते रहते हैं बहुत से क्लास में। तो ई क्रॉस बी तुमको ये जो अंगूठा है एक्स दिशा में होना चाहिए, देखो, और ये तुम्हारा ये एक्स दिशा में जाना चाहिए। ई क्रॉस बी तो एक्स दिशा में अंगूठा है होना ही चाहिए, विद्युत चुंबकीय तरंग जा रहा है, और हम लोग वाई की तरफ रखें तो ये उंगली किधर मुड़ रहा है, जेड की तरफ मुड़ रहा है, अर्थात बी की दिशा किधर की रहोगे, जेड के अनुदिश। अर्थात बी की दिशा जेड अक्ष के अनुदिश है, जेड अक्ष के अनुदिश है। इसका परिमाण तो वहां पर हो ही गया तुमको 2.1 गुना 10 पावर -8, और इसकी दिशा हो गई जेड, मैंने बी जेड हो गया, ये बी की जेड के अनुदिश हो गई। ये तुम्हारा पहला था, इसमें आवृत्ति का कोई काम नहीं पड़ा। उसके बाद तुम्हारा दूसरा जो उदाहरण है, मतलब ये 8.2 हो गया, मतलब अब 8.3 देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, मच्छरों को लिखते हैं, उसका मान लिखना पड़ेगा। तो 8.3 है, उसमें ई का मान दिया हुआ है ई वाई, और बी जेड भी दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है फिर, उसके बाद क्या निकालना है इसमें, आवृत्ति वेग निकालना है। अच्छा, तो उसका सूत्र से सब निकल जाएगा। जैसे ई का मान निकाले थे हम लोग, जो लिखे थे अभी, देखो जैसे कि पहले जो आवृत्ति से इसे तुलना करके निकाल लेंगे हम लोग। ई वाई बराबर हम लोग लिखे थे ई नॉट साइन के एक्स माइनस या प्लस ओमेगा टी, जो भी होगा, या ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा होता है। तो तुम्हारे किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ है जरा उसका बोलो। ई वाई बराबर बी वाई है, अच्छा, तो बी वाई भी लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ बी नॉट हो जाएगा, बी नॉट हो गया। बी वाई बराबर बोलो 2 × 10⁻⁷ 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 11t। ठीक है, इतना टेस्ला में इसका मान दिया हुआ। चाहिए क्या चाहिए तुमको, इसकी तरंग की क्या चाहिए, आवृत्ति। तो इसका ये तो k हो गया, तुम्हें k हो गया तुमको, ये k x माइनस ओमेगा टी, तो ये k का इक्विवेलेंट इतना हो गया, ये b नॉट हो गया, ये k हो गया, और ये ओमेगा हो गया। तो ओमेगा का मान कितना हो गया तुमको, ये इसको इसके बराबर हो गया, तो कितना हो गया, ओमेगा बराबर कितना दिया हुआ है 1.5 × 10⁻11, कितना है लास्ट वाला ओमेगा टी, ये मान यहां रे ओमेगा टी इसको बोलेंगे ना, ये जो तुम्हारा मान है कितना है 0.5 नहीं, ये तो k हुआ, 0.5 × 10⁻³ क्या हो गया, k हो गया, ये लास्ट वाला जो मान है
हाँ तो यही फिर ठीक तो है, 10⁻11 हो गया ये, यही ना के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा हो गया इतना, इतना क्या होगा रेडियन पर सेकेंड में ये मात्रक में होगा, तो कितना होगा तुम्हारा 1.5 में बोल रहा है इंटू 10⁻11, सही है यही ना। तो इससे हम लोग आवृत्ति निकाल सकते हैं, ये तो 2 पाई इंटू दिस बराबर क्या हो गया 1.5 इंटू 10⁻11, और ओमेगा बराबर फ्रिक्वेंसी और क्या होगा 1.5 इंटू 10⁻11 बाई 2 इंटू 3.14। तो आवृत्ति का मान कितना दिया हुआ है 5-6 मतलब 1.5, कितना आंसर है कि हर्ट्ज में कुछ होगा, हाँ 23.9 गीगा हर्ट्ज मतलब 10.9 आया होगा। तो इसको 2 पावर जो है यहाँ पर इसको इधर ले लिया, 11 को यहाँ पर 2 पावर ले लिया, तो 150 हो गया, 150 हो गया, 150 में 6.28 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 10 पावर ये 2 इधर ले लिया, 10 पावर 9 बचा, तो 150 में 6.28 से भाग दे देंगे, तो तुम्हारा इतना गीगा हर्ट्ज, गीगा मतलब इतना हर्ट्ज हो गया अभी, और 23 पॉइंट कितना 9 बोला ना, ठीक है, तो 23.9 गीगा हर्ट्ज ये आवृत्ति आ गया तुम्हारा। और क्या चाहिए तुम्हारा, इसके अलावा कौन सी का मान चाहिए, हाँ चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, तरंगदैर्घ्य भी चाहिए, तो तरंगदैर्घ्य भी निकाल लेते हैं पहले। के बराबर होता है 2 पाई बाय लेमडा, के बराबर क्या होता है 2 पाई बाय लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या हो गया तुमको, तो लेमडा बराबर हो गया 2 पाई बाय के, 2 पाई बाय के, और के तुम्हारा कितना, इसका मान यहाँ जो पहला डाटा है ये वाला डाटा कितना, साइन के बाद कितना था ये डाटा, हाँ तो 2 इंटू कितना होगा 3.14 बाय कितना बोला 0.5 इंटू 10⁻3, चलो ये ठीक है। तो ये तुम्हारा निकल जाएगा लेमडा, ये तुम्हारा आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, इतना मीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो अभी तो मीटर में आया, ऐसे आंसर कितना है, तो 1.26 सेंटीमीटर आता होगा इसका, तो सेंटीमीटर मतलब 100 से मतलब आ जाएगा इधर, ठीक है, तो ये लेमडा आ गया। और क्या चाहिए अब, विद्युत क्षेत्र, हाँ विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, तो पहले ई नोट प्राप्त कर लेंगे, हो जाएगा, ई नोट के बाद बाकी व्यंजक तो समान ही रहने वाला है, तो ई नोट पता करो व्यंजक आ जाएगा। तो ई नोट बराबर क्या होता है सी गुना बी नोट, सी गुना बी नोट, तो सी का वैल्यू तो 3 गुना 10⁸ है, और बी नोट कितना है, बी जेड के बाद जो पहला डाटा लिखा हुआ था वो कितना था, बी यहाँ है लिखा हुआ, बी वाई बराबर ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है डाटा, 2 इंटू 10⁻⁻7 -7 में है, 2 इंटू 10⁻⁻7 ये टेस्ला में था तुम्हारा, तो 10 हो गया, तो ये तो 60 हो गया लगता है, 3 गुना 10⁸ हो गया, तो 60 आ गया तुम्हारा, इसका वैल्यू लगता है 60 वोल्ट प्रति मीटर, नहीं आया 60 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये तुम्हारा बी था तुमको वाई एक्स के अनुदिश, और एक्स के अनुदिश जाना है, तो अभी जैसे कि हाथ घुमा के दिखाए थे तो तरंग एक्स की अनुदिश जाना है, तो बी को रहना पड़ेगा, ई को रहना पड़ेगा, ई बी है तुम्हारा, बी है ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी का मान है, तो बी का मान है, बी है वाई के अनुदिश, तो ये जेड को इसमें जाना पड़ेगा, ई क्रॉस बी तो माइनस जेड में जाना पड़ेगा, इसको ऋणात्मक जेड में, तो माइनस जेड में जाना पड़ेगा, एक्स में ये तरंग, इसमें कौन दिशा में तरंग जा रहा है, बी एक्स है ना, एक्स दिशा में, माइनस जेड में जाएगा, तो चलो तो एक्स जो अवयव है तुमको माइनस में लिख सकते हो तुमको, ई जेड बराबर -60 इंटू साइन, और कितना था तुम्हारा उसका वैल्यू लिख बोल दो, साइन के बाद ब्रैकेट में जो था वो डाटा रिपीट करो, इंटू एक्स माइनस 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू टी, हाँ प्लस था बीच में, तो बीच में प्लस था, तो बीच में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे माइनस ही लिख दिए सब जगह हम, तो प्लस कर दोगे, यहाँ क्वेश्चन में प्लस था ना सब जगह, तो इसको क्या कर देना है प्लस कर देना है, तो सब जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा, चलो ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा, तो प्लस रहे या माइनस उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो वैल्यू क्या रहेगा सेम ही रहेगा, तो ये हो गया तुम्हारा इसका, और पार्ट इसमें लास्ट हो गया तुम्हारा, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 8.3,
अब है 8.4। इसमें क्या किए देख लो, समझ लो। इसमें क्या किए, b बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या ओमेगा टी माइनस के एक्स है, उससे तुलना कर दो इसको। तो उससे तुमको ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, उससे k का वैल्यू आ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू था 2 पाई गुना आवृत्ति, तो आवृत्ति निकल गया। k बराबर 2 पाई बाय लेमडा होगा, तो उससे लेमडा निकल गया। और b नॉट का मान दिया हुआ है, तो उससे e नॉट का मान c b नॉट से गुना करके निकाल लिए। और उसकी दिशा जो तुम्हारा निगेटिव जेड में होगी, इसलिए माइनस मैंने लगा दिया और साइन उसका एक्सप्रेशन लिख दिया गया। तो किस ढंग से इसको करना है इक्वेट करके, समझ में आ गया होगा। तो एनसीईआरटी उदाहरण ये था 8.3 था तुम्हारा। अब है तुम्हारा इसके बाद का उदाहरण है दैट इज 8.4। 8.4 पढ़ो उसको, क्या है, 18 वाट प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, कर लेते हैं। तो 18 वाट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का तुमको एक उसका दिया हुआ है, तीव्रता का मान दिया हुआ है। तो निकालना क्या है उसमें, किसका औसत वेग, फिर से पढ़ो। तो उसका तुमको जो दिया हुआ है, तो औसत बल निकालना है, बल निकालना है। तो 8.4 में है। तो 18 क्या है तुम्हारा दिया हुआ, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीव्रता, तीव्रता बराबर है तुमको, तीव्रता I बराबर 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति P बराबर I गुना A, क्षेत्रफल से गुना कर देंगे। तो ये 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 360 क्या हो जाएगा ये वाट। ये क्या होगा, 360 वाट आ गया तुमको, किसका वैल्यू, तो 360 वाट आ गया तुमको, इसका वैल्यू आ गया पावर का, शक्ति का। तो शक्ति का वैल्यू जब आ गया, अब इसके बाद तुम्हारा है कि इस शक्ति से हम लोग क्या निकालना है, हमको इस शक्ति से बल निकालना है। तो शक्ति जो तुम्हारा हो गया, शक्ति से शक्ति अगर प्रति इकाई समय में जो संवेग हो गया तुम्हारा, संवेग बराबर होता है, संवेग जो तुम्हारा हो गया, संवेग बराबर तुमको हो गया ऊर्जा बटे सी, ऊर्जा बटे सी। तो ये जो तुम्हारा हो गया ऊर्जा बटे समय जो हो गया तुमको, तो ये संवेग में परिवर्तन की दर, तो बल बराबर हो गया, तो बल बराबर हो गया संवेग में बटे समय। तो ये हो गया तुमको शक्ति बटे सी हो गया। तो शक्ति का मान तो निकल गया हमको कितना, 360 वाट, 360 वाट, और बटे क्या हो गया, सी का मान होता है 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो 120 गुना 10 पावर माइनस 8, तो 120 है, तो 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन। कितना आंसर है, 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन। इसका आंसर आ गया तुमको 8.4। तो हो गया 8.4 का तुम्हारा। 8.5 अब आते हैं। 8.5 में दिया हुआ है तुमको 8.5 ना, अब 8.5, चलो इसका नंबर बदल देते हैं, अगला नंबर 8.5। इसमें 8.4 में जो किए देख लो क्या किया गया, इसमें किसी जो तुमको है तीव्रता दिया हुआ है, तीव्रता बराबर होता है मतलब कि ऊर्जा बटे, और तीव्रता बराबर शक्ति बटे क्या होगा तुम्हारा, शक्ति बटे क्षेत्रफल होता है। तो शक्ति निकालना था तो हमको क्षेत्रफल से क्या कर दिए, गुना कर दिए, उससे शक्ति निकल गया। और संवेग जो होता है तुमको ऊर्जा बटे सी होता है। तो ऊर्जा इसमें समय से, ऊर्जा में समय से भाग देंगे तो शक्ति बन जाएगा, और संवेग में परिवर्तन की दर क्या बन जाएगा, बल बन जाएगा। तो बल का मान, औसत बल का मान इससे निकल गया इतना देर में। तो ये तुम्हारा हो गया 4 का। अब 5वां में क्या दिया हुआ है कि 100 वाट का एक बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है। तो यह तुमको 3 मीटर की दूरी पर कितना यह विद्युतीय क्षेत्र और कितना जो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करता है उसका हमको मान निकालना है। और उसकी जो दक्षता है वो 2.5% है। तो उसकी दक्षता है 2.5%। और तुमको एक बल्ब है, मतलब यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 वाट का एक बल्ब है,
उससे 3 मीटर की दूरी पर जो है तुमको चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र का मान निकालना है, और उसकी दक्षता है 2.5% है बल्ब की। तो इसका मतलब हो गया कि बल्ब जो 100 वाट का है वह तुमको उसका जो तुमको 3 मीटर दूरी पर क्षेत्रफल कितना लगाएगा, तो तीव्रता जो तुम्हारा हो जाएगा, तीव्रता बराबर हो जाएगा 3 मीटर दूरी पर तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर इसको कह सकते हैं, आई बराबर तीव्रता बराबर शक्ति क्या होगा तुम्हारा 100 वाट। लेकिन 100 वाट का मात्र इसकी एफिशिएंसी 2.5% है, तो आपको जो वहाँ पर शक्ति तो ऑटोमेटिक इसका इतना ही रहेगा, 2.5 वाट हो जाएगा। बट क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई गुना 3 का स्क्वायर। तो ये तुमको 2.4 हो गया, 2.5 हो गया कट के, बटे 4 गुना बटे 36 पाई हो गया, इतना वाट पर मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा इसका आयाम आ गया 2.5 बाय 36 पाई, 2.5 बाय 36 पाई इसका आयाम हो गया। आधा जो तुमको आयाम है वह तुमको आधी तीव्रता चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में बट जाएगी, चुंबकीय एवं विद्युतीय में बट जाएगी, चुंबकीय एवं विद्युतीय में बट जाती है। तो हम लोग अब विद्युतीय क्षेत्र में अगर काम करें तो हाफ आई से ही काम करना होगा, और इसके लिए प्रति इकाई क्षेत्र आयतन में जो होता है तुमको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका मान होता है ई आर एम एस का स्क्वायर कह सकते हैं, इसका आर एम एस वैल्यू। तो हाफ तो तुम्हारा कट गया, तो ई का मान तुम्हारा है 2.5 बटे 36 पाई, और बटे ये जो तुम एप्सिलॉन नोट है ये तुम्हारा इधर की तरफ भाग हो जाएगा, तो गुना एप्सिलॉन नोट कर देते हैं। तो एप्सिलॉन नोट का मान आ गया तुमको 8.85 इंटू 10⁻12 बराबर ई आर एम एस का होल स्क्वायर, जो इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा ये। तो ई आर एम एस बराबर हो जाएगा तुमको, ई आर एम एस बराबर 2.5 बटे 36 पाई गुना 8.85 गुना 10⁻12, जो ऊपर जाके 10⁻12 बन जाएगा और 10⁻6 हो गया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2.5 बटे 36 पाई, तो 2.5 बटे 36 पाई और गुना 8.85 और गुना 10⁻6, तो कितना आ गया, ई आर एम एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.9 वोल्ट प्रति मीटर। ये वैल्यू आ जाएगा पता नहीं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये लिखा हुआ है ना। आई का मान तो हो गया 2.5 बाय 36 पाई और 0.022 आ जाएगा, अगर आई का मान 0.022 आया है, और उसमें कितना से भाग दिया गया है, मतलब उसमें एप्सिलॉन का वैल्यू नहीं रखा है किताब में, कितना 8 इंटू 3 × 10⁸। ओहो हो, तो क्या चाहिए इसको, चाहिए था सी, कहाँ से आ गया, एक मिनट, तीव्रता ऊर्जा एगो सी से भी भाग किया हुआ कि क्या, एक मिनट क्या हो गया यहाँ पर, कहाँ पे सी कहाँ है, सी है तब 3×10⁸ से गुना भाग कर दिया है, 3×10⁸ ऊपर है, मतलब कहाँ है, नीचे ही है, रूट के अंदर एगो कितना से गुना किया, 3×10⁸, तब आ जाएगा, तब आ जाएगा कितना, 29 अच्छा वोल्ट प्रति मीटर। तो ये तुम्हारा हो गया तीव्रता, जो तुम्हारा हो गया, तो हाफ तीव्रता का क्या फॉर्मूला लिखा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर नहीं लिखा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट उस किंची का वैल्यू है ये 1/2 आई बराबर, तो फिर सी कहाँ से आ जाता है, तो
तो चलो, तो खैर इसका वैल्यू आ गया तुमको, ये किसका वैल्यू आ गया, सी से यहाँ पर डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर सी है तुम्हारा, तो इसका वैल्यू आई बटे सी हो जाएगा तुम्हारा। ये जो तीव्रता है तुम्हारा, इसका वैल्यू आई बटे सी हो गया तुम्हारा, और इससे तुम्हारा वैल्यू इसका निकल जाएगा। ये आई है तुम्हारा, तो आई बराबर आई बटे सी हो गया तुम्हारा, ये आई बटे सी हो गया, तुमको सी से इसका भाग देके इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा। तो तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू, ई आर एम एस का वैल्यू आ गया, ई आर एम एस वैल्यू आ गया, तो ई नॉट क्या आ जाएगा, ई नॉट बराबर क्या होगा, √2 गुना ई आर एम एस। तो √2 का मतलब इसमें 4 1 4 गुना 29 वोल्ट प्रति मीटर। और जहाँ तक कि आर एम एस का वैल्यू है बी नॉट हो गया तुमको, बी नॉट बराबर ई नॉट बराबर सी बी नॉट, तो ई नॉट बाय सी, ये हो गया 29 है, 29 बटे 3 गुना 10⁸, ये तुमको टेस्ला हो गया बी नॉट का। हाँ 2.9 10⁻⁸ और 2.9/3 इंटू जो भी है, तो इतना तुम्हारा इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये तुम्हारा इसका वैल्यू बी नॉट का आ गया। तो ये तुम्हारा जो 5 एग्जाम्पल था तुम्हारा 8.5 तक समाप्त हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।